everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic how many parties should we have of class 10 civics chapter number 4. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी होती हैं। अभी तक हमने ये चीज़ तो जान ली कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या फंक्शंस प्ले करती हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। पिछले वीडियो में हमने ऐसे सिनेरियो इमेजिन करके देखे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, और उससे हमें समझ आया कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर हम एक ऐसी सिचुएशन ला भी देते हैं जहाँ पे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें क्या देखने मिलेगा कि जो सोसाइटी है वो अल्टीमेटली कुछ ग्रुप्स में, कुछ फैक्शंस में बट ही जाएगी और अपने आप ही पार्टी वाला सिस्टम आने लगेगा। राइट, तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं। पर किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना ज़रूरी है, ये चीज़ हमें देखनी है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इफ इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का रूल, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी लोग जो हैं ग्रुप बना सकते हैं, पार्टीज बना सकते हैं, मतलब रोक टोक नहीं है, कितने भी लोग मिलके कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कितने भी लोग कैसे भी बना सकते हैं, इस चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो इसकी वजह से क्या देखने मिलता है कि हर एक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में इलेक्शंस का ध्यान रखती है, इलेक्शंस करवाती है और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो काम करती है। तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया में 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। बट क्या ये 750 की 750 पार्टीज हकीकत में लड़ रही हैं? नहीं। मतलब कि इन 750 पार्टीज में से सबकी सब सीरियस नहीं है, यूं कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आपकी पूरी क्लास एग्ज़ाम लिख रही है, बट जो टॉपर्स रहते हैं उनका कंपटीशन एक दो के ही साथ रहता है। क्या पूरी क्लास के साथ उनका कंपटीशन रहता है? नहीं ना। कहने को तो क्लास में 40 बच्चे होते हैं, बट जो टॉपर्स हैं वो दो तीन ही लड़ रहे होते हैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए। तो एक्चुअली वो दो तीन में ही कंपटीशन हो रहा होता है। बाकी पूरी क्लास होती है बट वो अपने अपने एग्जाम्स में लगी रहती है, कोई रियल कंपटीशन उनके बीच नहीं होता। कंपटीशन वो दो चार टॉपर्स के ही बीच में ज़्यादा होता है ना। तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी है कि भले ही 750 पार्टीज हमारे देश के इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 750 पूरी पार्टीज इलेक्शंस में वैलिड कंटेंडर्स हैं, मतलब लड़ने के लायक हैं, यूं कह सकते हैं। होता क्या है कि इनमें से कुछ ही ऐसी पार्टीज है जो एक्चुअली पावरफुल हैं और लोग के लिए मैटर करती हैं। Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ही चुनिंदा ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि इफेक्टिवली होती हैं, जो कि मतलब जीतने की हकदार होती हैं। वो इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, उनके पास लोगों का इतना सपोर्ट होता है, पॉपुलर होती हैं, जो कि जीत सकती हैं। सो द क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेजर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब देखो, सवाल ये था कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो उसका जवाब हमें ये मिला कि कहने को तो अनलिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, कितने भी लोग कितने भी मिलके पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। बट फिर हमें समझ आया कि ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारे देश में 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट क्या ये सारी की सारी एक वैलिड कॉम्पिटिटर होती हैं? नहीं होती। इनमें से कुछ मेजर ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि एक्चुअली इलेक्शंस में चेंजेस लाती हैं, बदलाव लाती हैं, या इलेक्शंस में वो मैटर करती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे आपकी क्लास में बोले हैं, तो कितने टॉपर्स होने चाहिए जिनके बीच में लड़ाई हो? क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टॉपर्स होने चाहिए, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 लोगों का कंपटीशन होना चाहिए? तो मतलब कि जो ये टॉप की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितनी होनी चाहिए, इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए? सो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। अब कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ऐसी होती है जिसको कि गवर्नमेंट चलाना अलाउ होता है।
मतलब कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी देखने मिलेगी, और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इन क्लास 9 वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। तो हमने क्लास 9 में देखा था कि किस तरीके से चाइना जो है वहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। वही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस में लड़ना अलाउ था। मतलब कि होता क्या था, जैसे क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था कि चाइना में क्या है, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती है। पार्टी एक ही है और उसके चार कैंडिडेट खड़े हैं, तो दूर से दिखने में ऐसा लगेगा कि चार लोगों के बीच में इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। बट जब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये चारों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं। चारों में से कोई भी जीते, जीतनी है तो वही पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि है ही एक पॉलिटिकल पार्टी। और चाइना में ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, बट वो अल्टीमेटली इस कम्युनिस्ट पार्टी का ही ग्रुप है, सब ग्रुप है। जो दूसरी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी ये कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो चाइना में क्या है, एक ही पार्टी का रूल है। वो अलग अलग कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा कर देती है अपनी पार्टी के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे देश में मान लो बीजेपी है, अब बीजेपी ही अकेली है, उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, और सिर्फ बीजेपी अपने चार लोगों को खड़ा कर दे, वो नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दे, वो यहाँ पे अमित शाह जी को खड़ा कर दे, वो यहाँ पे दूसरे जो लीडर्स हैं उनको खड़ा कर दे, तो एक ही पार्टी है चार लोगों को खड़ा कर दिया और कह रहे हैं कि हमारे पास चार कैंडिडेट्स हैं, इनको वोट दो। तो ये कोई बात मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, राइट। तो चाइना में अगर हम बात करें लीगली स्पीकिंग, पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। तो यहाँ पे चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का रूल है, यहाँ पे लीगली मतलब लॉ के हिसाब से देखो तो लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज बनाना अलाउड है। बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता भी है ना तो उसको अलाउ नहीं किया जाता, उसको कंपटीशन में लड़ने ही नहीं दिया जाता। सारा जो पावर है वो एक ही पार्टी ने अपने कब्जे में ली हुई है, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बनती भी हैं तो उनको कोई फायदा नहीं होता, वो इलेक्शंस में सही से लड़ ही नहीं पाती, फ्री कंपटीशन नहीं हो पाता। तो वी कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ sorry we cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो असली कंपटीशन नहीं होगा। सेम पार्टी के चार कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया, तो अब कोई भी कैंडिडेट जीते जीतनी तो वही पार्टी है ना। जो ओपिनियन है या फिर जो एक तरीके से पॉलिसीज है वो तो उसी पार्टी की आएगी। चाहे कोई भी पर्सन जीते, जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज या जो एक तरीके से व्यूज़ हैं वो तो उस पॉलिटिकल पार्टी के ही चल रहे हैं जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसीलिए पॉलिटिकल ये जो वन पार्टी सिस्टम है इसको हम एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानते, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। इसमें सभी लोगों को इक्वल रूप से इलेक्शंस में लड़ने का हक नहीं मिलता है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। असली डेमोक्रेसी कब होगी? असली डेमोक्रेसी तब होगी जब कम से कम दो या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीली लड़ने का मौका दिया जाए। मतलब कि जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी के हाथ में पावर नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इक्वल चांस है जीतने का, तो उसको हम बोलेंगे असली डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, और ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीली compete कर सकती हैं, जीत सकती हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। अब कुछ कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पावर जो है मेन दो पार्टीज में चेंज होती रहती है। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है। सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। और ऐसा देश जहाँ पे मेन दो पार्टीज में पावर रहती है वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज भी हों और जो कि इलेक्शंस में लड़े भी और एक आध सीट वो जीत भी जाए नेशनल लेजिस्लेचर में, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। बट हकीकत में देखें तो वो जो दो मेन बड़ी पार्टीज हैं सिर्फ उनके पास ही सीरियस चांस रहता है जीतने का और गवर्नमेंट बनाने का। मतलब अभी हमने चाइना वाला केस पढ़ा, उसमें हमने देखा कि
ऐसा सिस्टम है वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद हमने दूसरे सिस्टम की बात शुरू की जिसमें कि किसी देश में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी पार्टीज भी होती हैं जो कि एक आध सीट जीत भी जाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि वो थोड़ी सीट जीत जीत पाती हैं। असली गवर्नमेंट तो उन दो पार्टीज में से, उन दो मेन पार्टीज में से ही कोई एक बना पाता है। तो सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और इसी तरीके का पार्टी सिस्टम जिसमें मेन दो ही पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं और इन्हीं के बीच में पावर मूव करती रहती है, ऐसे सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी सिस्टम है। अब तीसरा अगर हम सिस्टम देखें, सो इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास अधिकार होता है या एक उनके पास फेयर चांस होता है इलेक्शंस में लड़ने का और इलेक्शन में जीतने का भी, चाहे वो अपने दम पे जीतें या फिर वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ग्रुप बना के जीतें। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब कि तीसरा सिस्टम क्या है, इसमें दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास रीजनेबल चांस होता है जीतने का, रीजनेबल चांस होता है गवर्नमेंट में आने का, चाहे वो अपने दम पे गवर्नमेंट बनाए या किसी और के साथ मिल के गठबंधन की सरकार बनाए। अल्टीमेटली उनके पास ये चांसेस रहते हैं कि वो गवर्नमेंट में आ सकती हैं, चाहे अकेले चाहे किसी के साथ। दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और हमारे देश में क्योंकि ऐसा ही है, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट बना सकती हैं, अकेले भी बना सकती हैं और अलायंस भी हमें देखने मिलता है, हमें गठबंधन की सरकार भी देखने मिलती है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके पास रीजनेबल चांस है गवर्नमेंट बनाने का, जीत के आने का। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एक साथ आती हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ आती हैं कोलिशन में। कोलिशन क्या होता है, गठबंधन। गठबंधन क्या है, जब कुछ अलग अलग ग्रुप्स मिलके हाथ जोड़ लें, वो एक साथ आ जाएं, अलग अलग ग्रुप्स एक साथ जुड़ गए, तो उन ग्रुप्स के मिलने को हम क्या कहते हैं, गठबंधन, कोलिशन। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. तो जब बहुत सारी पार्टीज एक मल्टी पार्टी सिस्टम में, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हाथ जोड़ लेती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और इलेक्शंस में साथ में लड़ती हैं ताकि वो जीत सकें, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अलायंस या फिर अ फ्रंट, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे चार पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी एंड डी। अब ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो क्या हुआ, मान लो ए, बी एंड सी ने हाथ मिला लिया, ए, बी एंड सी तीनों मिलकर अब साथ में लड़ रही हैं। तो क्या होगा, इन सभी के जो अलग अलग कैंडिडेट्स जीत के आएंगे उन सबको साथ में गिनेंगे। मतलब कि मान लो ए के चार कैंडिडेट जीत के आए, बी के दो कैंडिडेट जीत के आए एंड सी के मान लो पांच कैंडिडेट जीत के आए। तो क्या बोला जाएगा, ए बी सी का जो गठबंधन है उसमें से कितने लोग जीत के आए 4+2+5, मतलब कि 11 लोग एबीसी कोलिशन से, एबीसी अलायंस से जीत के आए। और डी जो है, क्योंकि वो किसी के भी साथ नहीं खड़ा है, मान लो इसके 6 लोग जीत के आए। अब देखोगे तो डी जो है वो अकेला, उसके पास काफ़ी ज़्यादा है। इन सबको इंडिविजुअली देखोगे, ए ने सिर्फ 4 सीटें जीती हैं, बी ने सिर्फ 2 जीती हैं, सी ने सिर्फ 5 जीती हैं, बट डी ने 6 जीती हैं। बट यहाँ पे डी सरकार नहीं बना पाएगा क्योंकि ए, बी और सी जो हैं वो जुड़ गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया और इन ग्रुप को मिला के कितने हो गए, इन ग्रुप को मिला के 11 सीट बन गई, जो कि 6 से ज़्यादा है और मान लो मेजोरिटी है। तो यहाँ पे ए बी सी की गवर्नमेंट बनेगी और ए बी सी की जब गवर्नमेंट बनेगी तो हमें ये देखने मिल रहा है कि ए के भी कुछ लोग गवर्नमेंट में रहेंगे, बी के भी कुछ लोग गवर्नमेंट में रहेंगे और सी का भी से रहेगा गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से एक कोलिशन की गवर्नमेंट जो है वो बनती है। इसको हम अलायंस भी कहते हैं और फ्रंट भी कहते हैं। For example, in India, there were three such major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and Left Front.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया में देखें, 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 3 मेजर अलायंस देखने मिले थे। पहला था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए जो है, इसकी आप अगर बड़ी पार्टी देखोगे तो बीजेपी रहती है। एनडीए को बीजेपी लेड अलायंस कहा जाता है कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके आ रही हैं, तो उनमें से भी एक आध पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी ना जो थोड़ी बड़ी होगी, तो वही है एनडीए में जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है। इसी तरीके से आप यूपीए देखोगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इनमें जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस अलायंस में, यूपीए में, वो है कांग्रेस, तो इसको बोला जाता है कांग्रेस लेड अलायंस। और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट। तो ये 3 अलायंस देखे गए थे 2004 के इलेक्शंस में। अब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मैसी लग सकता है और इनस्टेबिलिटी आ सकती है पॉलिटिकल एरेना में। मतलब कि दिखने में ऐसा लग रहा है भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ मिला लिए हैं, अलायंस बना लिया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअली लड़ रही हैं, तो दिखने में ऐसा लगता है कि भाई इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो कंफ्यूजिंग सा लग सकता है, मेसी सा लग सकता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे? मान लो शुरू शुरू में क्या हुआ, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 4 पॉलिटिकल पार्टी थी, ए, बी एंड सी एंड डी। अब इन 4 में से 3 ने हाथ मिला लिया शुरू शुरू में जब इलेक्शन हुए। ए बी सी ने एक गठबंधन बनाया, ए बी सी गठबंधन, ठीक है, ए बी सी अलायंस बनाया। तो ए बी सी के मिला के कितने थे? 11 सीट्स थी, और डी की अकेले की कितनी थी? 6 थी। अब हुआ क्या, 1-2 साल बाद, देखो टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है ना, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। तो मान लो 2 साल बाद क्या हुआ, एबीसी ने जो हाथ मिलाया था, इन्होंने हाथ तोड़ लिए। मतलब कि एबीसी ने जो ग्रुप बनाया था वो उन्होंने तोड़ लिया। हमने ए का कितनी सीट बताई थी? 4, बी की 5 एंड सी की 2 बताई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ए बी सी अलग हो गए, ए ने हाथ हटा लिए, यहाँ पे चलो हम बोलते हैं ए अलग हो गया इस गठबंधन से, ठीक है, बी भी अलग हो गया और सी भी अलग हो गया। अब ये तीनों एक साथ नहीं है, अब ये अलग अलग है। अब इनकी जो सीटें हैं ना वो एक साथ नहीं गिनी जाएंगी। जब इनका ग्रुप था तब तो इनको तीनों की सीट्स को मिला के गिना गया था कि अच्छा 11 सीट्स हैं इस ग्रुप की। बट अभी जो ए बी सी अलायंस था वो टूट गया, ये ग्रुप टूट गया, अब सब अलग अलग हो गए। तो ए पार्टी के पास कितने वोट हैं, कितनी सीट हैं? 4, बी के पास 5 और सी के पास 2। बट गवर्नमेंट तो मेजोरिटी की बनती है, जब ये अलायंस टूट गया तो मेजोरिटी तो गई। मेजोरिटी तो तब तक थी ना जब इन सब ने हाथ जोड़ रखे थे, हाथ मिला रखे थे। पर जैसे इन सब ने हाथ छोड़े तो क्या देखने मिला कि इंडिविजुअली इनमें से किसी भी पॉलिटिकल, इन तीनों में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा नहीं है सीट्स, ठीक है। तो फिर क्या देखा गया कि अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा? अब गवर्नमेंट देखो यहाँ पे, अब डी के पास 6 थी, तो अब गवर्नमेंट किसकी आ जाएगी? 2 साल बाद गवर्नमेंट आ गई डी की। अब डी गवर्नमेंट बनाएगी, डी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। तो इस तरीके से ना मल्टी पार्टी सिस्टम में इंस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। इंस्टेबिलिटी मतलब जब चीज़ें स्थिर नहीं है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, आज कोई पार्टी कल कोई पार्टी, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। अब भले ही ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है? This system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग इंटरेस्ट को फ्रीली रिप्रेजेंटेशन का मौका देता है। मतलब यहाँ पे किसी के भी ऊपर रोक नहीं है, कोई भी ग्रुप, कोई भी इंटरेस्ट अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है और इलेक्शंस में लड़ सकता है। तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हमारे देश का हर एक ग्रुप फ्रीली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर? अब हमने 3 तरीके के सिस्टम देखे इसमें, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. तो इसमें लिखा है कि शायद इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन ही बेकार है। अगर हम बोलें कि इन तीनों सिस्टम में से कौन सा बेहतर है, तो इसका कोई सही जवाब होगा ही नहीं, ये अपने आप में क्वेश्चन गलत है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। अब पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम चूज़ कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से यूं चूज़ नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक पार्टी सिस्टम रहेंगे, हम 2 पार्टी सिस्टम रहेंगे, हम मल्टी पार्टी सिस्टम रहेंगे। क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो तो लोग बना रहे हैं, लोग मिलके पार्टीज़ बना रहे हैं। कोई ऊपर से हमें इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा कि आप ये पार्टी बनाओ, ये वो पार्टी बनाओ। कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हमको।
कि आप सारे लोग मिलके एक पार्टी बना लो। नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। और हो सकता है किसी देश में सारे लोगों को लगे कि हमें बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, वहीं कोई दूसरे देश में ऐसा लगे कि हम लोगों को दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं, कि भाई उस देश में सिर्फ दो ही ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अल्टीमेटली उस देश में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं। और कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हाँ, इंडिया जैसे देश जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा जनता है। ऐसे केस में सारे लोगों का इंटरेस्ट किसी एक या दो पार्टी से नहीं रिप्रेजेंट हो सकता। तो ऐसे के लिए हमें बहुत सारी पार्टीज की ज़रूरत होगी। तो जो पार्टी है ना, पार्टी सिस्टम, वो कोई चूज नहीं कर सकता, कोई देश चूज नहीं कर सकता, वो अपने आप इवॉल्व होगा। और ये कोई एक या दो दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम। ये बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होता है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। हर एक जो कंट्री है उसमें उसका पार्टी सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप होता है उसके खुद के सर्कमस्टेंसेस से। उस देश में क्या चल रहा है, किस तरीके के लोग हैं, कैसी डाइवर्सिटी है, इन सारी चीज़ों से वहाँ का पार्टी सिस्टम जो है डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय टू और इवन थ्री पार्टीज। तो इंडिया की बात की गई है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। अब इस डाइवर्स कंट्री में सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कोई एक दो या इवन तीन पार्टीज भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग पार्टीज चाहिए, बहुत सारी पार्टीज चाहिए, तभी जाके हमारे देश के अलग अलग ग्रुप्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो पाएंगे। सो नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो आंसर ये है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि सारी कंट्रीज के लिए परफेक्ट हो। मतलब हर एक कंट्री का अपना अपने सर्कमस्टेंसेस होंगे, हर एक कंट्री के अपने इश्यूज होंगे, हर एक कंट्री की अपनी डाइवर्सिटी होगी। हो सकता है किसी देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो सकता है किसी देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो। तो हर एक देश के अपने सिचुएशंस होंगे, अपने सर्कमस्टेंसेस होंगे और उनके बेसिस पर ही वहाँ का पार्टी सिस्टम अपने आप इवॉल्व होगा। ठीक है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बेस्ट फॉर ऑल नहीं घोषित कर सकते। जैसे इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है, यूएसए के लिए हो सकता है टू पार्टी सिस्टम बेस्ट हो, यूके के लिए टू पार्टी सिस्टम बेस्ट हो, और कहने को हो सकता है चाइना में उनके देश के लोग खुश हों वन पार्टी सिस्टम के साथ, चाइना के लिए वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है। तो देर इज़ नो सिंगल सिस्टम दैट वी कैन डिक्लेयर एज परफेक्ट फॉर ऑल। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो हम परफेक्ट कह सकें। हर एक कंट्री अपने हिसाब से पार्टी सिस्टम डेवलप करती है और धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, एक दिन दो दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, दशकों लग जाते हैं इस सिस्टम को डेवलप होने में। तो आई होप कि जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा कि हम कह नहीं सकते भाई कितनी चाहिए। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, हर एक देश का अपना अपना सिस्टम होगा। बट वैसे हमने देखा कि तीन तरीके के सिस्टम नॉर्मली दुनिया भर में देखे जाते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी का एग्जाम्पल हमने देखा कि चाइना है, टू पार्टी का सिस्टम हमने देखा यूएस एंड यूके में है, और मल्टी पार्टी का सिस्टम इंडिया है। ठीक है, हर एक देश अपने अपने हिसाब से चल रहा है। तो आई होप कि ये आपको अब क्लियर होगा।